नमस्ते। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक भी अवश्य करें और धर्मापण हम मर्चेंडाइज स्टोर पर जाकर वहाँ चल रहे डिस्काउंट्स को ज़रूर देखें। तो असम पूरा हुआ, केरला पूरा हुआ, पुडुचेरी पूरा हुआ और उसका विश्लेषण भी हो गया। अब खाली एग्जिट पोल आना बाकी है, वो भी आ जाएगा और उसकी हिंट तो हम आपको दे ही देंगे। असम का मैंने आपको बता ही दिया कि 2/3 मेजॉरिटी आ रही है और केरला का अभी आना बाकी है। तो अब सारा का सारा फोकस कहाँ है? पश्चिम बंगाल पर। और पश्चिम बंगाल में कई घटनाएं हुई हैं और उनमें से 3 मुख्य घटनाओं की हम बात करेंगे। 3 मुख्य घटनाएं। सबसे एक बड़ी घटना जो है वो आजकल चल रही है, वो हुमायूं कबीर का जो वीडियो लीक हुआ है। मतलब जिसको कहते हैं कि भाई स्टॉर्म इन अ टी कप, न लेना न देना, ज़बरदस्ती का एक वो क्रिएट किया जा रहा है। हाँ, ये ज़रूर है कि MIM वाले जो है वो उनको ज़रूर लगा कि हम फंस गए हैं, लेकिन फंस कैसे गए, क्या करेंगे, अभी उसकी हम एनालिसिस करते हैं, विश्लेषण उसका करते हैं। और अमित शाह ने आज मैनिफेस्टो जारी कर दिया और मैनिफेस्टो निश्चित रूप से तृणमूल से तो काफ़ी अलग ही है। फिर ममता दीदी जो है वो विक्षिप्त सी हो गई लगती है और पता नहीं क्या क्या कर रही हैं, उसकी बात भी करते हैं। लेकिन आरंभ करेंगे फिर से वही इलेक्शन कमीशन वाली कि किस प्रकार से इलेक्शन कमीशन ने एक ऑब्जर्वर महोदय को रुखसत किया। और आपने कई लोगों से और कई चैनल्स पे अलग अलग वर्शन सुने होंगे, लेकिन मैं आपको वो वर्शन दूंगा जो अंदर के ऑब्जर्वर्स ने मुझे बताया है। और ये तो आपको पता ही होगा कि भाई अधिकतर ऑब्जर्वर्स वहाँ जो लगे, अधिकतर क्या, जितने भी ऑब्जर्वर्स वहाँ लगे हैं वो सारे मुझसे जूनियर हैं। मेरे राजस्थान कैडर के भी ऑब्जर्वर्स हैं उसमें, तो उनसे तो हम पता कर ही सकते हैं ना, आपको पता है। तो जो कुछ भी चल रहा है ना, जो बता रहे हैं कि साहब कि ये डाटा वो डाटा, कुछ किया, ऐसे किया वैसे किया, कुछ भी ऐसा नहीं है, फालतू की बात है। लोगों को कुछ पता होता नहीं, उनको ये भी नहीं पता होता कि भाई ऑब्जर्वर्स की मीटिंग्स कैसे होती है। हमारे ज़माने में तो भाई जो जब हम ऑब्जर्वर लगा करते थे तब ये वीडियो कॉन्फ्रेंस वगैरह की फैसिलिटी थी नहीं इस प्रकार की जैसी आज है। तो जो इलेक्शन कमीशन होता था, पूरा कमीशन, वो हर स्थान पर जाता था। जैसे एक बार जब हम हिमाचल प्रदेश में थे तो वो शिमला आए, सबको वहाँ पे शिमला में जाना पड़ा। ऐसे राजस्थान में जब चुनाव होते तो राजस्थान में जब कमीशन आता है तो अक्सर 2 जगह जाता है, जयपुर आता है, फिर जोधपुर जाता है। कई बार जोधपुर वाला जो है शेड्यूल जैसलमेर में कर लेता है। हाँ जी, जैसलमेर में कर लेता है, बिल्कुल सरकारी विमान से आता है। सरकारी विमान वगैरह सब जो है वो हो जाते हैं इलेक्शन कमीशन के डिस्पोजल पर। वो जो स्टेट प्लेन होता है ना, जो स्टेट का जो स्टेट प्लेन होता है, वो उस पर उस समय चीफ मिनिस्टर नहीं बैठ सकते, वो इलेक्शन कमीशन के काम में आता है। तो ये इनसाइट्स है, आपको बताना होगा मुझे। तो इलेक्शन कमीशन ने मीटिंग की, सारे ऑब्जर्वर्स की, लगभग 800 ऑब्जर्वर्स थे उसमें, क्योंकि वो पूरा नेशन वाइड था, वो केवल वेस्ट बंगाल का नहीं था, वो नेशन वाइड था। और सर मुड़ाते ही बोले पड़े, यानी कि सबसे पहला नंबर जिसका आया वो आया कूच बिहार का। पश्चिम बंगाल से उन्होंने आरंभ किया और ये भी कहा कि भाई हर ज़िले में जो सीनियर मोस्ट ऑब्जर्वर होगा उससे बात होगी, क्योंकि इतने सारे ऑब्जर्वर से बात करनी तो संभव है नहीं ना। और ये जो है वो तमिलनाडु इलेक्शन के एक दिन पहले की बात है। और बढ़ गए सामने अनुराग यादव जी। अब अनुराग यादव जी की तारीफ़ ये है कि वो लखनऊ के DM रह चुके हैं, वो अखिलेश यादव की आंखों के तारे थे, प्रिंसिपल सेक्रेटरी रैंक में है, और इतना सीनियर होने के बाद भी वो ये नहीं बता पाए कि उनके क्षेत्र में या उनके ज़िले में कुल पोलिंग बूथ कितने हैं। ये कुल पोलिंग बूथ कितने हैं भाई साहब, मेरे ख्याल से अधिकतर पत्रकार बता देंगे। कहीं के भी अधिकतर क्या, सारे पत्रकार बता देंगे कि भाई कितने हैं पोलिंग बूथ।
पूरे पश्चिम बंगाल में कितने हैं वो भी बता देगा। और ये वो इतनी सी सिंपल सी बात नहीं बता पाए। तो फिर उसके बाद फिर आई विल हैव टू लुक इनटू नंबर्स, यू नो, आई वाज नेवर गुड इन नंबर्स। तो अच्छा, ये सारी बात जो है ना बड़ी शांत लहजे में, ज्ञानेश कुमार ने कोई डांट वाट नहीं लगाई। ज्ञानेश कुमार ने बहुत शांति से पूछा कि भाई इफ़ यू कैन नॉट रिमेंबर इवन द नंबर ऑफ पोलिंग बूथ देन हाउ विल यू कंडक्ट द इलेक्शन। तो अचानक जो है भाई साहब उखड़ गए, हाउ कैन यू टेल मी समथिंग लाइक दिस, आई एम वेरी सीनियर, दिस एंड दैट। तो अब जब ज़्यादा ही बोलने लगे श्रीमान जी, तो फिर बड़े प्रेम से ज्ञानेश कुमार जी ने कहा कि प्लीज़ लीव द रूम। फिर वो और उखड़ गए। फिर उनका कई डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को बोला कि प्लीज़ रिलीव हिम ऑफ हिज ड्यूटीज़, ही कैन गो बैक टू हिज स्टेट। तब फिर वो माफ़ी भी मांगने लगे, बट हुआ कुछ नहीं, उनको हटा दिया गया। इतनी सी बात हुई और उसका लोग बात का बतंगड़ बना रहे हैं। तो कोई ख़ास बात नहीं है, ऐसा होता है अक्सर। ऑब्जर्वर्स आर रिमूव्ड, कई जो है वो एग्जाम्पशन ले लेते हैं, कई सारे मुझे पता है कि भाई ऐसी कोई स्थिति होती है। मैं भी रिप्लेसमेंट में गया हूँ कई बार, और हमारे यहाँ भी लोग रिप्लेसमेंट में आए, ऐसी कोई ख़ास बात नहीं है। तो ये तो स्टॉर्म इन अ टी कप। दूसरा, ममता दीदी जो है उनको क्या हो गया है? ममता दीदी को तो यही याद नहीं कि भाई उन्होंने क्या काम किए, क्या काम कराए। अब इसमें यदि आप इसका कॉन्ट्रास्ट करें तो आप देख सकते हैं कि ममता दीदी अपनी तुलना जो है वो मोदी से करती है, लेकिन मोदी ने इस तरह की गलती कभी नहीं की है। वो बोले कि साहब कालना से शांतिपुर का मैंने 1100 करोड़ रुपए खर्च करके ये ब्रिज बना के दिया है। तो अब पूरे मीम्स चल रहे हैं बंगाल में, कह रहे कि साहब वो कालना से शांतिपुर वाला ब्रिज कहाँ है। जी हाँ, एक ब्रिज अनाउंस हुआ था 2018 में, कालना से शांतिपुर, कालना से शांतिपुर। आप ये देखें, ये शायद मेरे ख्याल से नादिया ज़िले में पड़ेगा एक तरफ शांतिपुर, और दूसरी तरफ कालना जो है वो या तो पूर्वी वर्धमान में पड़ेगा या फिर हो सकता है हुगली में पड़े। तो उसका पूरा मीम चल रहा है कि ममता दीदी को जो ब्रिज एग्जिस्ट नहीं करता है उसका क्रेडिट ले रही कि 1100 करोड़ रुपया खर्च करके मैंने ये ब्रिज करवाया। तो ये दूसरा स्टॉर्म इन टी कप है। तीसरा, अमित शाह जी ने आज लॉन्च कर दिया भरोसा पत्र। जो भरोसा पत्र जो है, यानी भरोसा पत्र लॉन्च कर दिया, मैनिफेस्टो। और उसमें कुछ जो बातें कही हैं, उसमें जो हाइलाइट्स हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। विशेषकर हाइलाइट वही है, एक भाई दीदी 1500 रुपये देती है, उन्होंने 3000 रुपये का प्रॉमिस कर दिया। अब ये जो कॉम्पिटिटिव ब्रिंकमैनशिप है, ये जो कंपटीशन है ना, ये किसी भी स्टेट के फाइनेंसेस की ऐसी तैसी कर ही देता है, आपको पता है। और मैं तो इलेक्शन कमीशन से कहता हूँ कि भाई साहब, आपके मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट के चैप्टर 8 के क्लॉज 3.3 में आपने ये लिखा हुआ है कि भाई कोई भी इस तरह की घोषणा की जाए तो उसका धन कहाँ से आएगा ये बताया जाए। भाई उसका फॉर्मेट भी जारी कर दीजिए कृपया। पहले से ही है आपके मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट में, आपको केवल उसका फॉर्मेट जारी करना है, और या फिर उनको ये निर्देश जारी करना है कि भाई ये जो आप जारी करेंगे इसको इस फॉर्मेट में, ये जो बजट का प्रारूप है इसमें बताएंगे कि किस तरह से आप ये इसकी फंडिंग करेंगे, कहाँ से पैसा आएगा, कहाँ से जाएगा, कितनी डेफिसिट रहेगी, कितनी आपकी फिस्कल डेफिसिट रहेगी, और उसको आप कैसे जो है फंड करेंगे। ये सारी चीज़ें आनी चाहिए। और ये भी डाल दीजिए कि साहब के जो भी मैनिफेस्टो आप डालेंगे उसको आपको प्री अप्रूव कराना पड़ेगा। जैसे इस तरह के जो तमाशे हो रहे हैं, जो कंपटीशन हो रहा है, तो वही इलेक्शन कमीशन इसके ऊपर एक सुपरिंटेंडेंस एक्सरसाइज कर सके। तो अब ये 3000 रुपये का बता दिया, और जो है वो मैं पढ़ देता हूँ, उसमें कई सारी और अच्छी चीज़ें भी हैं। जैसे इन्फिल्ट्रेशन समाप्त किया जाएगा, सिंडिकेट एक्टिविटीज़ पर लगाम लगाई जाएगी, और मज़े की बात यह है कि वहाँ डीए नहीं मिलता है पश्चिम बंगाल में सरकारी कर्मचारियों को। तो सरकारी कर्मचारियों के लिए डीए की प्रॉमिस की है, और सरकारी कर्मचारियों के लिए 6th पे कमीशन लागू नहीं है। तो अब
बीजेपी ने 6th पे कमीशन और आने वाला 7th पे कमीशन दोनों को, बल्कि 6th और 7th पे कमीशन दोनों लागू किए जाएंगे और उनको जो है वो पूरे देश में जो संरचना है वो उसके बराबर लाया जाएगा। फिर जनरल बातें हैं, 1 करोड़ जॉब देंगे, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट देंगे, वीमेन सेफ्टी एम्पावरमेंट बहुत आवश्यक है वहाँ पे इस समय, मेजर इशू है तो उसको भी एड्रेस किया है। फिर एक ये कहे कि कुरमाली और राजवंशी भाषाओं को मान्यता दी जाएगी। अब कुरमाली भाषा जो है ये बोली जाती है इधर जंगल महल की तरफ, ये झारखंड से लगता हुआ जो क्षेत्र है वहाँ है ये कुरमाली भाषा। और राजवंशी भाषा जो है वो ये है आपके नॉर्थ बंगाल की। राजवंशी और मतुआ ये 2 कम्युनिटीज़ है, ये SC कम्युनिटीज़ है, ये सारी की सारी ईस्ट बंगाल से आई हुई है। तो इनकी 2 भाषाओं को मान्यता देने की बात की है। फिर जनरल बातें हैं, सपोर्ट फॉर राइस कॉटन पोटैटो कल्टीवेशन, फिशरमैन के लिए सपोर्ट, UCC लागू की जाएगी, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। टी गार्डन्स के लिए है, आयुष्मान भारत योजना लागू नहीं है साहब, आयुष्मान भारत योजना पश्चिम बंगाल में लागू नहीं है। आप हैरान हो जाएंगे, पूरे भारत में लागू नहीं है, यहाँ लागू क्यों नहीं है? केवल इसलिए नहीं है कि कहीं क्रेडिट जो है वो सेंटर को ना मिल जाए। पूरे देश में लागू है, तमिलनाडु में भी लागू है, केरला में भी लागू है, कांग्रेस सरकारों में भी लागू है, पश्चिम बंगाल में लागू नहीं है, तो ये भी लागू की जाएगी। फिर और छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, फ्रीडम ऑफ रिलीजियस प्रैक्टिसेस की बात है तो वो किस प्रकार से है, भोरोशार शोपोत ये है, यानी ये भरोसे की शपथ, ये उनका मैनिफेस्टो लागू किया गया है। और एक जो इस समय कंट्रोवर्सी चल रही है वो चल रही है कि साहब को हुमायूं कबीर से AIMIM ने अपने आप को अलग कर लिया है। अब लोग इसमें तरह तरह के एंगल्स ढूंढ रहे हैं। आपने देखा होगा कि हमने इतनी बातें की हैं, हमने हुमायूं कबीर की कभी बात ही नहीं की, क्योंकि हुमायूं कबीर को कभी गंभीरता से मैंने लिया ही नहीं। क्यों नहीं लिया? क्योंकि हुमायूं कबीर जो है वो तृणमूल का अंग था, तृणमूल का अंग है और तृणमूल का अंग रहेगा। वो सारा का सारा जो कार्यक्रम किया गया आपने देखा है, वो बाबरी मस्जिद का वहाँ पर फाउंडेशन वगैरह ले किया गया, तो दिखाने के लिए तो तृणमूल ने उसको अलग कर दिया, लेकिन पूरी सिक्योरिटी, पूरी फंडिंग, सब कुछ जो है वो तृणमूल की तरफ से हो रहा था। तो बिल्कुल स्पष्ट था कि हुमायूं कबीर जो है जो भी एजेंडा चला रहा है वो तृणमूल की तरफ से चला रहा है। अब वो सामने आ गया, अब उसने जो है वो MIM को अपना उल्लू बना के अपना साथ में रख लिया और कोई 194 सीटों पर अनाउंस कर दिया, लेकिन 194 सीटों में MIM को केवल 12 सीटें मिल रही, 182 सीटों को हुमायूं कबीर है। और अब जो है एक रिलीज़ करवा दिया साहब, डॉक्टर भी नहीं कहूँगा मैं, ये पूरी साठगांठ हुमायूं कबीर और तृणमूल के बीच की ही है। तो उसमें रिलीज़ करा दिया कि 1000 करोड़ रुपए हमको दिया है शुभेंदु अधिकारी ने और हम जो है वो करेगा और बाद में हम गवर्नमेंट में शामिल होगा। ये भी स्पष्ट कर दिया वैसे अमित शाह ने आज एक प्रश्न के उत्तर में कि कुछ भी हो जाए, चाहे हमें 20 साल बाहर बैठना पड़े ऑपोजिशन में, लेकिन हुमायूं कबीर के साथ में तो हम कभी किसी प्रकार का समझौता नहीं करेंगे। तो ये जो है ये एक मैं कहूँ कि ध्यान भटकाने वाला कार्यक्रम, और ये तृणमूल का ही प्रायोजित है। और MIM जो है वो 12 सीटें तो कुल लड़ रहा है, वो क्या करेगा? 182 सीटें तो आपके इनकी जो उन्नयन पार्टी है, AJUP, जातीय उन्नयन पार्टी, ये लड़ रही है, तो इससे कोई किसी को कोई अंतर पड़ता नहीं। हाँ ठीक है, जिन लोगों को बंगाल के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है उन लोगों को इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करने के लिए मसाला मिल गया, बस इतनी सी बात है। तो ये आज का जो है वो पश्चिम बंगाल का मसाला है। आगे आपको लगातार अपडेट करते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।